नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज़ कल से शुरू होने वाली है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। बहुत ही एक एक्साइटिंग सीरीज़ के पहले की रात में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में इसके पहले कभी भी 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ हुई नहीं है। और पिछली बार जब इंडियन टीम को किसी फॉरेन टीम ने टेस्ट मैच की सीरीज़ हराई थी इंडिया में, तो वो इंग्लैंड थी। और कल इंग्लैंड के साथ फिर से शुरू होने वाली है। 10 साल तक इंडिया अनबीटन रही है। क्या इंडिया कंटिन्यू कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो क्या फैक्टर्स होंगे, किस तरीके से अगर इंग्लैंड को अगर आना होगा, और कुछ एक 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 अभी के लिए तो मैं इम्पॉसिबल ही बोलूँगा, क्योंकि बट क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लैंड की टीम हरा पाएगी इंडिया को। लेकिन अगर हरा पाएगी तो किन ताकतों की वजह से, क्या फैक्टर्स होंगे, उन चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 तो ऑलरेडी अनाउंस कर दी। एक बेसबॉल थॉट प्रोसेस दिखा मुझे इसमें, जब से ब्रेंडन मक्कलम आए हैं। बहुत ही अटैकिंग इंटेंट से इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है। लोग पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट बेसबॉल अपनी तरीके से क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर है और वो उसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। सक्सेस भी मिला है, फेलियर्स भी मिला है, बट इंग्लैंड आर स्टिकिंग टू देयर प्लान्स। और एंड आई लाइक दिस अबाउट द इंग्लैंड क्रिकेट टीम अ लॉट। और मुझे लगता है कि इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है इस सीरीज़ में, और इन जनरल भी, क्योंकि इंग्लैंड को के हक में अगर 1 या 2 सेशंस भी जाते हैं तो इंग्लैंड जिस इंटेंट से क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो किसी भी गेम को अपने हक में ले आए। इसीलिए इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। 11 जो घोषित की इंग्लैंड ने, आई वॉज वेरी मेस्मराइज्ड ऑल्सो एंड शॉक्ड ऑल्सो कि जिमी एंडरसन को जगह नहीं मिली। 3 स्पिनर्स और 1 पेसर के साथ जारी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, जो कि इसके पहले मैंने तो कभी नहीं देखा। और फिर से ये एक बेसबॉल थॉट प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मार्क वुड को उन्होंने एज अ सीमर लिया है। और बेन स्टोक्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि क्योंकि मार्क वुड एक इम्पैक्ट बॉलर है, शॉर्ट स्पेल्स में वो बॉलिंग कर सकते हैं, पुराने बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे हिसाब से वो घातक होने वाले हैं। नए बॉल से भी उनको शायद कुछ बॉलिंग्स दी जाएगी, बट बेन स्टोक्स वॉज क्लियर कि उनको शॉर्ट स्पेल्स में यूज़ किया जाएगा ताकि वो अपनी पेस के साथ बॉलिंग कर सकें और अनकंफर्टेबल फील करा सकें। ये थॉट प्रोसेस मुझे समझ आता है, बट एक सीमर के साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम पता नहीं, क्योंकि आपके पास जो रूट के लिहाज से भी एक ऑप्शन था, राइट। आपको जो रूट स्पिनिंग विकेट्स में अच्छी बॉलिंग करके भी देते, उन्होंने पिछले बार 5 विकेट भी लिए थे 8 रन देकर चेन्नई में। तो क्या आपको जिमी एंडरसन या ओली रॉबिन्सन में से किसी को नहीं खिलाना चाहिए था? क्या आप इतने प्री कंसीव्ड नोशन से जा रहे हो कि विकेट इतनी ज़्यादा टर्न करेगी कि स्पिनर्स का ही बोलबाला होगा? बेशक स्पिनर्स का बोलबाला होगा, काली मिट्टी की विकेट है, टर्न करेगी। मुझे तो लगता है कि सेकेंड सेशन के एंड से ही वो टर्न करने लगेगी। बट क्या आपको जिमी एंडरसन की ज़रूरत नहीं थी? क्या आपको ओली रॉबिन्सन की ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में भी रिवर्स एक बहुत ही बड़ा लीथल वेपन होता है, क्योंकि बॉल जल्दी पुराना होता है। आपको अच्छे से शाइन करते हुए बॉल आपका रिवर्स के लिए तैयार हो जाता है 40-50 ओवर के लमसम। तो आपके पास 30 ओवर होते हैं उस रिवर्स का भी फ़ायदा उठाने के लिए। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं अग्री नहीं करता, बट उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, सो इट्स फाइनल। जो 3 स्पिनर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेयान अहमद मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लगते हैं, लेग स्पिनर हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में मैंने उनको देखा है, बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास में एवरेज है उनकी परफॉर्मेंस, अच्छे की तरफ ये, बट एवरेज है। इंडिया में इंडियन कंडीशंस में किस तरीके से वो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जो कि स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, किस तरीके से
उनको टैकल करते हैं, उनको बॉलिंग करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। जैक लीच 2023 के जून से उन्होंने एक भी इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मैच नहीं खेला क्योंकि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए इंजर्ड थे। आ रहे हैं तो ये उनका पहला मैच होगा। टॉम हार्टली अपना डेब्यू कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस अग्रेसिव है, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने प्लेयर्स में, बहुत अच्छी बात है। बट क्या वो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप याग्कर, इन लोगों से क्वालिटी के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये, एंड एक्सपीरियंस भी, तो ये लोग थोड़े से कम है, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कम है। सो बॉलिंग में मुझे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडियन टीम रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये तो मस्ट है। अब रही बात अक्षर पटेल, कुलदीप यादव की, मेरे लिए कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव के पास अक्षर पटेल से ज़्यादा विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो कि एक टेम्पटिंग ऑप्शन आज रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। बट मुझे जितना पता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का एक पैटर्न है कि वो बैटिंग में डेप्थ की खोज करते हैं, और वहाँ पर अक्षर पटेल आगे जाते हुए मुझे दिख रहा है। बट मैं चाहूँगा कि कुलदीप यादव खेले। तो इनके कंपैरिजन में मेरे हिसाब से इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है। आपको जो रूट कुछ ओवर्स निकाल के देंगे, जितना मैंने सुना शायद बेन स्टोक्स बॉलिंग ना करे, और अगर करे तो बहुत ही कम करे। तो ये एक वन डायमेंशनल अटैक लेके इंग्लैंड उतर रही है विद अ प्री कंसीव्ड नोशन कि विकेट बहुत ज़्यादा टर्न करेगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सिलेक्शन जस्टिफाई कर पाएंगे मैच में। आई डोंट नो, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जिमी एंडरसन को खेलना ज़रूरी था, क्योंकि आपको रिवर्स के लिए जिमी एंडरसन जैसे एक अनुभवी बॉलर और नए बॉल के साथ भी अगर आपको विकेट निकालना हो तो आपको जिमी एंडरसन की ज़रूरत होती। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, आई ओनली सी इंटेंट एंड अटैक इन देयर, और मैं पर्सनली इस एक वे ऑफ प्लेइंग को मैं सपोर्ट करता हूं। और मुझे लगता है कि जब से ब्रेंडन मक्कलम आए हैं एज अ कोच ऑफ इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम, इंग्लैंड ने एक अलग तरीके की, एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेली है, और उससे इंग्लैंड को 60% फ़ायदा हुआ है तो 40% लॉस भी हुआ है। बट उन्होंने अपने खेलने का तरीका चेंज नहीं किया, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टीम है, जो कि हरा सकती है किसी भी ऑपोजिशन को कहीं पर भी, क्योंकि अगर इनके फॉर्म में अगर 2 या 3 सेशंस चले जाते हैं तो ये पूरे टेस्ट मैच को अपनी तरफ ले आएंगे। बैटिंग में जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट बाद में इस पर आएंगे। उसके बाद बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, सो फॉर्मिडेबल और बहुत ही अटैकिंग बैटिंग लाइनअप है। बट क्या ये इंडिया में स्पिनिंग विकेट में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जो हमारे तीसरे स्पिनर होंगे या अक्षर या कुलदीप, क्या ये इनके सामने उस तरीके की क्रिकेट, उस तरीके का इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलकर सक्सेसफुल हो सकते कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको यहाँ पर इन विकेटों में खेलने के लिए अगर आपको अटैक भी करना है तो आपको अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ऑन दी पिच पहुँचना पड़ेगा। स्वीप के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा एप्ट है, तो स्वीप भी एक इनके लिए एक एडवांटेज है। तो स्वीप की आपको ज़रूरत होगी, आपको लेट कट्स खेलने पड़ेंगे। आपको अगर कुलदीप खेलते हैं और अगर तो आपको उनके हाथ से वेरिएशंस पढ़नी पड़ेगी। अगर रविंद्र जडेजा, अश्विन कौन सी बॉल टर्न करेगी, कौन सी सीधी रहेगी, तो एक अलग तरीके की तकनीक लगती है सब कॉन्टिनेंट विकेट्स में खेलने के लिए। आपको सीधे आने वाली बॉल के लिए आपको हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है, टर्न आपको बीट करती रहेगी, आपको उस मेंटल स्टेटस से खेलना पड़ेगा, जिसके लिए जो रूट जिनके बारे में मैं एम्फेसिस कर रहा था, वो एक प्रूवन प्लेयर इन कंडीशंस में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी रहेंगे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए। क्योंकि जो रूट ने यहाँ पर आकर परफॉर्म किया है, जो रूट स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो रूट के पास हर तरीके की गेम है, हर तरीके के शॉट्स हैं, हर तरीके की तकनीक है, जो रूट के इर्द गिर्द मुझे लगता है कि ये पूरी बैटिंग लाइनअप घूमेगी। और ये लोग जितने भी हैं ये सारे अटैक करके ही खेलेंगे। कितना सक्सेसफुल होते हैं, कितने तकनीक से खेल पाते हैं, क्या इनसाइड आउट आगे बढ़कर खेलने के लिए ये जाएंगे, और अगर जाएंगे तो कितना सक्सेसफुल होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।
रिवर्स को किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से स्पिनर्स तो है ही, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एक बहुत बड़े प्लस हैं, क्योंकि इन दोनों में रिवर्स की क्षमता है, इन दोनों में नए बॉल से बॉल को डेक में हिट करने की भी क्षमता है, हवा में भी स्विंग कराने की क्षमता है। तो किस तरीके से इनको खेलेंगे, स्विंग से तो ज़्यादा परेशान होंगे नहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज, लेकिन स्पिन को किस तरीके से खेलेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। बेन स्टोक्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम में, इनके कप्तान हैं। बेन स्टोक्स जिस मैच में खेलते हैं वो उस मैच को अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन क्या बेन स्टोक्स कंसिस्टेंटली 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म होता है, आप अलग अलग कंडीशंस में खेलते हो, कहीं आपको लाल मिट्टी की विकेट मिलेगी, कहीं आपको काले मिट्टी की विकेट मिलेगी, तो देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ये एक बहुत ही लंबा माउंटेन इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चढ़ना पड़ेगा अगर वो उनको इस सीरीज़ में अपना चांस भी बनाना है। तो मेरे लिए इंडिया इस सीरीज़ की एक फॉर्मिडेबल फेवरेट है, और मुझे लगता है कि इंडिया को आप नहीं हरा सकते। विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं है। मुझे लगता है कि विराट कोहली की जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछा गया, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक जवाब दिया कि एक्सपीरियंस प्लेयर लाने की हमारे अंदर टेम्पटेशन थी, लेकिन हमें नए प्लेयर्स को भी मौका देना, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ देखा है कि जब ट्रांजिशन फेज में टीम होती है तो अचानक से वो गिर जाती है, और फिर वहाँ से उठने के लिए उन्हें बहुत वक्त लगता है। तो इंडिया इस चीज़ को लेकर बहुत कॉशनरी है, और अगर आपको नए लड़कों को मौका देना है तो आपको इन्हीं कंडीशंस में देना पड़ेगा। मैं ये मानता था कि साउथ अफ्रीका में चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे में से किसी एक को तो मिनिमम प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन कंडीशंस में ये बनता है कि आप यंग प्लेयर्स को मौका दें, आप उनको ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दें कि किस तरीके से आप एक इंग्लैंड जैसी टीम के सामने आप किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देते हो, किस तरीके से अपना मेंटल कंपोजर टेस्ट क्रिकेट के लिए रखते हो। तो ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे इंडियन क्रिकेट के आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आई रियली स्टैंड बाई दैट। तो मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर थोड़ा सा एक अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को खेलना चाहिए, क्योंकि वो आपको लोअर ऑर्डर में आपको एक अटैकिंग ऑप्शन देते हैं, और मुझे लगता है कि आजकल के टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां आपको जल्दी से रन बनाने होते हैं, या आपके जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं और आप टेल एंडर्स के साथ खेल रहे होते हैं, तो आपके पास वो शॉट मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप उन सिचुएशंस को कैश इन कर सको। और एक ऐसा प्लेयर लोअर डाउन दी ऑर्डर होना जो कि आपको 50 बॉल में अगर 50 रन भी अगर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक सेशन में आपको करके दे दिया टाइट सिचुएशन में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ध्रुव जुरेल को खेलना चाहिए। यशस्वी रोहित ओपन करेंगे। यशस्वी मेरे हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने केप टाउन की सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की थी, उसी इंटेंट से, उसी अटैकिंग इंटेंट से उनको बैटिंग करनी चाहिए। लॉन्गर प्रॉस्पेक्ट है। मैं यशस्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनको बैक करेगी, बिकॉज ही हैज़ ऑल दी कैपेबिलिटीज़ एंड ही कैन रियली मेक द डिफरेंस अप द ऑर्डर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। तो मुझे लगता है कि यशस्वी को उसी तरीके से खेलना चाहिए, रोहित को अपने तरीके से ही खेलना चाहिए। रोहित को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले बार जब इंग्लैंड आई थी तो चेन्नई में एक स्पिनिंग विकेट में उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए जो 100 रन बनाए थे, उस 100 रन से इंडिया वो टेस्ट मैच जीती थी, क्योंकि बाद में किसी का बल्ला नहीं चला था। तो रोहित बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। शुभमन गिल जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्पॉट को मेरे हिसाब से, और शुभमन गिल इंडियन कंडीशंस में स्पिन को अच्छा खेलते हैं। मुझे लगता है कि उनको इस सीरीज में अपना बेस्ट देना पड़ेगा टू सस्टेन हिज प्लेस इन प्लेइंग 11 फॉर द टेस्ट क्रिकेट टीम इन इंडिया। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के आने के बाद भी श्रेयस अय्यर जाएंगे, बट शुभमन गिल खेलेंगे, क्योंकि वो तो नंबर 3 पे उनको इंडिया ने एक लॉन्ग रन देने का सोचा, और वो अच्छी भी बात है क्योंकि उनमें वो क्षमता है, बट उनको अप्रूव करना पड़ेगा। और तो उसके बाद मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर आएंगे। केएल राहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही खुल के भी इस सीरीज़ में खेलेंगे, क्योंकि कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि राहुल द्रविड़ ने बोला, इंडिया में कीपिंग करना
थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है आउट ऑफ इंडिया से, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पिन पर आपको कीपिंग करनी पड़ती है, वहाँ पर आपकी कीपिंग टेक्निक्स बहुत टेस्ट होती है, आपका आपका एंड्योरेंस बहुत टेस्ट होता है। और केएल राहुल जैसे एक इम्पॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर प्लेयर को मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग नहीं करनी चाहिए। तो केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्रुव जुरेल। तो अगर आप टीम्स को पूरी तरीके से एनालाइज करोगे तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इंग्लैंड इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट अ लिटिल इनएक्सपीरियंस टीम, स्पेशली बॉलिंग में। तो इंडिया के बहुत अच्छे चांसेस हैं। पहले बैटिंग करो इंडिया, 450 से 470 रन बनाओ, इंग्लैंड को दोबारा टारगेट सेट करने का मौका ही मत दो, क्योंकि ये पिच दूसरे दिन के बाद से बहुत ज़्यादा टर्न करेगी। और इंडिया को एक फर्म शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो, क्योंकि आप जब पहले बैटिंग करोगे आपको ये चीज़ समझ आएगी। और ये हम सब ने देखा है कि इंडिया में जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे पिचेस टूटने लगेंगी, और हमने इंडियन बैट्समैनों को भी स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो इंडिया को ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड कल मिलेंगे फिर से पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर। प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। एंड आई एम predicting India to win this match and this series comfortably, but not in matches, but in the numbers of matches they win. Thank you.